अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। पूरा मुल्क इस वक्त सैलाब की लपेट में है। सिंध हो, केपी हो, पंजाब हो, सब कुछ ज़ेर-ए-आब है। तेज़ बारिशों का ये सिलसिला 2 सितंबर तक जारी रहने वाला है, जिसके बाइस पंजाब में कसूर, पाकपतन, हवेली लखा, अहमदपुर, शर्किया, बहावलपुर ज़ेर-ए-आब हैं। अगर आप मुल्तान की जानिब रुख करें तो मैं आपको बताऊं कि मुल्तान को बचाने के लिए इस वक्त स्ट्रैटेजीज़ बनाई जा रही हैं। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि सिंध में इन्हीं बारिशों के सबब अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। केपी में जो रैला है वो सब कुछ बहा ले गया है। पेशावर, जमरूद, बाड़ा, लंदी कोतल में बारिशों ने जल्द हल एक कर दिया है। एक तरफ सैलाब है तो दूसरी तरफ बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। आप ये भी जान लें कि भारत की जानिब से आने वाले पानी का अजाब ताहाल जारी और सारी है, और ये खदशा है कि अगर ये इसी तरह से होता रहा तो पूरा पाकिस्तान ज़ेरे आब आ जाएगा। और लोग जो इस वक्त परेशान हाल हैं उनका हाल आप खुद देख रहे हैं और आप लोग अपने सोशल मीडियाज़ पर भी देख रहे हैं। मेरे पास उसको बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मीर अब्बास साहब। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब। शहर क़ायद कराची से सायरा बानो सियासी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं चाहूँगी सलमान आबिद साहब आपसे किया जाए। जैसा कि आप भी जानते हैं, रावी, सतलुज, चनाब में ऊँचे दर्जे का सैलाब मौजूद है। लेकिन अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँ सतलुज की सूरत हाल से, तो आप मुझे बताएं कि आपके पास क्या स्टैट्स हैं, वहाँ पर इस वक्त पानी का बहाव कैसा है, इर्द गिर्द के इलाकों की सूरत हाल क्या है, क्या वहाँ पर भी लोग नकल मकानी कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो आप मजमूई तौर पे देखें तो पंजाब की सूरत हाल काफ़ी बदतर है, और ख़ास तौर पे दरियाए सतलुज की आपने बात की है तो चनियोट का इलाका देखें, झंग का इलाका देखें, उसका दूसरे इलाके देखें तो आपको लगता है कि काफ़ी बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे सिर्फ चनाब की तरफ देखें तो आपको कोई ये 1,78,000 के करीब जो क्यूसिक है उसका चीज़ नज़र पानी का बहाव नज़र आता है। इसी तरीके से कहीं 1,46,000 है, कहीं 1,37,000 है। तो ये सारी इंडिकेशन जाहिर कर रहे हैं कि ये पूरा इलाका जो है ये काफ़ी, जिसे कहते हैं, सैलाब की तबाहकारियों के अंदर घिरा हुआ है। इसी तरीके से हमें ये भी अमकान नज़र आ रहा है, जिसका भी जिक्र आपने किया है, कि अगर इसका रुख मुल्तान की यानी साउथ पंजाब की तरफ जाता है तो आपके इलाके मुल्तान के अंदर, फिर मुजफ्फरगढ़ के अंदर, कोटअद्दू के अंदर, और फिर ये जो डीजी खान वगैरह के जो इलाके हैं, और भावलपुर का इलाका है, भावलनगर का इलाका है, ये इसमें भी जो है ना ये मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो इस वक्त तो एक हंगामी सूरत हाल है और एक गैर मामूली सूरत हाल का हमें सामना है, क्योंकि कई दहाइयों के बाद इतना बड़ा सैलाब और इतनी ज़्यादा बारिशें जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं, और उसने सब कुछ हमारा जो निज़ाम ज़िंदगी है उसको धर्म भरम कर दिया है। अब सवाल सिर्फ ये है कि ये तो जो कुछ होना था वो हुआ, और जो कुछ होने जा रहा है वो भी हो जाएगा। अब इससे निमटने के लिए जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमतें हैं, डिस्ट्रिक्ट का मैनेजमेंट सिस्टम है, NDMA है, PDMA है, TDMA है, वो इन चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मसला यह है कि ये इतनी ज़्यादा गैर मामूली सूरत हाल है कि इसको डील करने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लेकिन हुकूमत ने भी काफ़ी अफर्मेटिव एक्शन उठाए हैं और वो उठा रही है इस वक्त। लेकिन साथ साथ हमें ये भी समझ आ रही है कि जो क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीलियाँ और ये जो बारिश और सैलाब और कुदरती आफात से निमटने के लिए जो काम हमें करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। यानी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब इतराफ़ कर रहे हैं कि 2022 में जो सैलाब आया था उससे निमटने के लिए जो हमने एक नया एक्शन प्लान बनाया था उस वक्त, और उस एक्शन प्लान के ऊपर अनफॉर्चुनेटली उस तरह से अमल दरामद नहीं हो सका जिस तरह से होना चाहिए था। उसकी एक बड़ी वजह वो समझते हैं कि वसाइल की कमी थी, हमारी तरजीहात शायद मुख्तलिफ थी, तो हमने इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी है। लेकिन अब भी ये सूरत हाल है, हम बहुत सी जगह पर देख रहे हैं कि जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है वो ये कि जो हमारे यहाँ चीज़ों से डील करने की जो सलाहियत है उसमें काफ़ी फुकदान है। आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, आपकी फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, इनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम था जिस तरह से एक्टिव होना चाहिए वो अब हम नहीं नज़र आ रहा। लेकिन अब जब इमरजेंसी आई है और एक रिएक्शनरी अप्रोच हमारे सामने मौजूद है, सूरत हाल बड़ी गैर मामूली है, तो हम देख रहे हैं कि सारे लोग जो है वो इस वक्त प्रोएक्टिव हुए हुए हैं और चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम नुकसान जो है वो हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सेफ भी कर सकें
सकें और इस सैलाब की जो आफत है उससे लोगों को बचाया भी जा सके। अमीर अब्बास साहब से भी जानना है, जहां आपने इस तरफ इशारा किया कि कम से कम नुकसान हो सके। अमीर अब्बास साहब, आप मुझे बताएं कि कई शहरों को बचाने के लिए कई बंद तोड़े गए हैं, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसानात पर इक्तफा किया गया है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो रवायती एक पॉलिसी है, जब भी सैलाब आता है तो आप देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस कौन सी हो सकती हैं, आबादी किस इलाके में ज़्यादा है, बड़े शहर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे ज़्यादा है, पुल कहाँ ज़्यादा है, कोई ऐसी हसास इंस्टॉलेशंस कहाँ पे ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट के दफातर हैं, आपका हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई और ऐसा हसास इंफ्रास्ट्रक्चर के जिसको बचाना ज़रूरी हो, तो उसके मुनासबत से फिर हुकूमत और इंतज़ामिया जो है वो पानी को डाइवर्ट करती है। अब जब सैलाब आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, अब तो जो कुछ करना था वो तो आपको सैलाब से पहले करना होगा, जो हमारे यहाँ हुकूमतें और निज़ाम और रियासत जो है वो नहीं करती। जब सैलाब आता है तो फिर आपके पास यही ऑप्शन होता है कि आप कम नुकसान के बजाय, ज़्यादा नुकसान के बजाय कम नुकसान की तरफ जाएं। तो असल सवाल तो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में 1950 से लेकर अब तक 29 सैलाब आ चुके हैं, यानी औसतन आप देखें कि पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 साल के अरसे के बाद छोटा या बड़ा एक सैलाब आता है। और वो जो 2.5 साल आपके पास एक अरसा होता है वो इसीलिए आपको कुदरत देती है कि आपके पास जो आजमाइश आएगी उस आजमाइश से निमटने के लिए, निबर्दाश्मा होने के लिए आप तैयारी करें। जो तैयारी आप नहीं करते, एक बिल्कुल हट हराम किस्म का सिस्टम इस मुल्क के अंदर इंस्टॉल है और हुकूमत ने डंग टपाओ पॉलिसी, जिसको एडहॉक सिस्टम कहते हैं कि कल का हमने इक़्तिदार का सूरज कैसे तुलू करना है, हुकूमत लानी कैसे है, हुकूमत बचानी कैसे है, 5 साल मिले या जितने भी साल मिले वो इसी तगोदौ में लगे रहते हैं। और ये जो इस किस्म के मंसूबे हैं, यानी अगले 20 साल की मनसूबाबंदी, फिर 50 साल की मनसूबाबंदी, 100 साल की मनसूबाबंदी, ये किसने करनी होती है? ये मैंने, आपने, ये सलमान आबिद साहब ने, ये शहजाद साहब ने तो नहीं करनी ना। हुकूमतें इसीलिए मुंतखब की जाती है मैडम कि वो 50 साल 100 साल की पॉलिसीज बनाए। अगर हुकूमतों ने पॉलिसीज नहीं बनानी तो फिर हमें हुकूमत मुंतखब करने की जरूरत ही नहीं है। हम वापस चले जाते हैं जब इंसान कबायली माशरों में रहता था, जब रियासत का वजूद नहीं था। रियासत का वजूद क्यों जरूरत महसूस हुई उसकी? इसीलिए ताकि दुनिया के अंदर जो चैलेंजेस एक खित्ते में रहने वाले लोगों को मैसर आते हैं, उन चैलेंजेस से निपटने के लिए मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ। आप अगर मुझे ये बता सकें कि क्या जो मैंने आपसे सवाल किया, छोटे नुकसानात पर इक्तफा किया गया है, क्या वो गरीब जिनके घर बह गए उसी सैलाब में जहां पर ये बंद तोड़े गए, जिनके जानवर बह गए, जिनकी फसलें तबाह हो गई, क्या वो नुकसान छोटा है? वो आपके, मेरे लिए या हुकूमत के लिए छोटा हो सकता है, लेकिन उन छोटे लोगों के लिए वो नुकसान बहुत बड़ा था और वो हमेशा ही बड़ा रहेगा। जी, ये कोई नहीं कह रहा कि वो जो लोग डूब रहे हैं, जिनको बचाया जा रहा है वो कोई खास लोग हैं, और जो डूब रहे हैं वो बेचारे कमतर है, ऐसा नहीं है। ये पूरी दुनिया में होता है इस तरह से कि आप देखते हैं कि अब आप पानी आ गया, अब क्या करेंगे? अगर जहां आप बैठी हैं आप लाहौर शहर में, अगर लाहौर शहर में पानी दाखिल हो जाता है तो जो लाहौर में मरेंगे, अच्छा, क्या वो कमतर लोग होंगे? वैसे अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं जब कल रावी पर गई और मैंने वहां पर मरियम नवाज साहिबा के तर्ज पर ही उसी कश्ती में बैठकर उस पानी में जाने का फैसला किया। जब मैं वहां से बाहर निकली ना, वो छोटा मोटा सा विजिट करने के बाद, तो मैंने रियलाइज किया कि आस पास के जो आबादी के लोग हैं जो बाहर निकलकर हमें वेव कर रहे थे कि भाई आप यहाँ पर आए हैं, कल यहाँ मैडम सीएम भी आई हुई थी, लेकिन मैंने उस कश्ती में बैठ के ये सोचा कि यार मैं कश्ती में क्या कर रही हूँ, क्या मुझे इस कश्ती में होना चाहिए था? मुझे वहाँ उन इलाकों में क्यों नहीं होना चाहिए था जहाँ पर सैलाब आया हुआ था, जिनके जानवर वहाँ पर पानी में बह रहे थे, जिनके घर आधे उस पानी में डूबे हुए थे, जिनकी कब्रें उस दरिया के मुंह पर थीं कि वो अपने प्यारे जिन्हें दफन भी कर गए हैं वो भी अब बहने लगे हैं। मैं कश्ती में होने की बजाय अफसोस कर रही थी कि मैं उन इलाकों में क्यों नहीं थी। मैं ये करती, मुझे ये करना चाहिए था, मगर मैंने पानी में उतर के तस्वीर जरूर बनवाई, मैंने वहां जाकर उन लोगों से बात नहीं की। मैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब से बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये भी लाहौर में रहते हैं और कल यही बता रहे थे कि 7-7 हज़ार एकड़ फुट जगह है, इधर पानी नहीं है। भट्ट साहब, कौन सी जगह है जहाँ पानी नहीं है? देखें, कल की बात तो रात गई, बात गई। आज का नया शो, आज की बात करें आप। सीएम पंजाब को छोड़े, आपने उसने तनकीद बराए तनकीद करनी होती है। उस कुश्ती में बैठ क्या गई आपने, तो सर आसमान पे उठा लिया खुदा की कसम कि जनाब मैं पानी में क्यों नहीं गई, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। ओ भाई, मरियम नवाज साहब अगर पानी में चली गई हैं तो उसने जाकर अगर मॉनिटर किया तो उसमें बुरी बात क्या कर दी है। लेकिन हम वापस आते हैं अपनी बात पर। देखिए, बात यह है कि इस वक्त दरिया रावी की जो सूरत हाल है वो नाज़रीन को थोड़ा बताते हैं। रावी पे इस 48 घंटे सैलाबी रेला जो है 2,20,000 तक था।
अब जो है ये 1,29,000 यानी कि मुख्तसरन 90,000 क्यूसिक की कमी रिकॉर्ड की गई है। यह खुशाइन बात है कि पानी कम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 30 अगस्त तक 3 सितंबर तक जो रावी के बलाई इलाकों में बारिशें हैं वो अब ज्यादा फिर आने वाली हैं। जो महकमा मौसमियात कह रहा है कि आज से 2 सितंबर तक पंजाब के बीच अजला में तूफानी बारिशों की पेशनगोई फिर आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से याद आया, वो जो पानी कम हुआ है क्या वो इवेपोरेट हो गया या वो आसपास के इलाकों में घुस गया? बट साहब देखिए कम होके किधर गया? देखिए आप अभी छोटी हैं मुनीज़े, आपको ये अंदाजा नहीं है कि जब पानी आता है ना, जैसे भाई ने कहा अभी 29 का फिगर दिया, बड़ा खूबसूरत बात की है, उस पर आपने गौर नहीं किया कि 29 सैलाब आए हैं और हर 2.5 साल बाद सैलाब आता है। उसकी वजह यह है जो इन्होंने अभी बात की है कि हर 2.5 साल बाद वाकई सैलाब आ रहा है। जो हुकूमतें हैं वो नालायक हैं। आप पिछले 40 साल 4 दहाइयों की हुकूमतों का रिकॉर्ड कर ले। मैं उस्मान बुज़दार के थोड़ा सा करीब रहा हूं उस दौर में, खुदा की कसम ब्राउन ग्रीन ग्रीन ब्राउन, ये जमीनों की तकसीम ऐसे हो रही थी। ये नहीं है कि इमरान खान के दौर में या उस्मान बुज़दार के दौर में थी, पिछली 4 दहाइयों में बेड़ा गर्क किया है। और अब पानी बात गई, आज की बात करें। ओ भाई, कल को जो बीजेंगी वही काटेंगी, वही इस तरह नहीं होता। पानी ऐसे You will pay for that। जो देंगी वही वापस लेंगी ना मुनीज़े। हाँ जी। सवाल ये है कि जो हुकूमतों ने 40 साल में किया है, वो 40 साल में जो बीज बोया है, अब पानी वापस आ रहा है अपनी जमीन लेने के लिए। गौर करें इस बात पर मुनीज़े कि पानी वापस आ रहा है, और जहां जहां बस्तियां बनी थी वो थी डाउनफॉल। वो बनी क्यों थी? किसी दौर में भी बनी थी, वो सब जालिम है। और अब जो मैं समझता हूं, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने, याद करें ना, अल्लाह पाक कहता है कि मैं तुम्हें अलर्ट करता हूं, तुम्हें परेशानी देता हूं, तुम्हें दुख और तकलीफ देता हूं ताकि तुम इंसान बन जाओ। ये जो सैलाब आया है, लोग मर रहे हैं, 30 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, लेकिन इसलिए है कि अभी भी बाज आ जाओ। सैलाब, पानी, दरिया से पीछे हटना पड़ेगा। अगर पीछे हटेंगे उसी में हमारी मुनीज़े बका है। सायरा जी, आपने सर पकड़ लिया है। मैं आपसे तो वैसे बात करना चाह रही थी सिंध की सूरत हाल पर, क्योंकि ये सारा पानी आफ्टर ऑल इंडस में आएगा और इंडस से आप देख रही हैं फिर इसने समंदर की तरफ जाना है। लेकिन सिंध में क्या तैयारी की जा रही है, इसको किस तरह से टैकल करना है? मगर साथ साथ दर्द सर की वजह भी बता दें। अस्सलाम वालेकुम। दर्द सर की मतलब अपने बट साहब की बात सुन के वो हो रही थी कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या है। कहीं वो 40 साल दौर को कह रहे हैं, हाँ, फिर वो कहीं बीच में जहाँ जगह ना भी हो वहां पर भी वो एक जमात को और उसके वजीर आला को घसीट कर ले आते हैं। साथ ही फिर इन्होंने हमें अपने अमाल दुरुस्त करने का बोल दिया। अमाल से बात याद आई, ख्वाजा आसिफ साहब ने सुबह सूरह तौबा की आयत ट्वीट की थी कि ये हमारे करतूत हैं। पहले यहाँ सिंध में एक वजीर थे, वो कहते हैं कि ये तुम लोगों के गुनाहों का नतीजा है। ये इस किस्म की बातें चल रही थी। अभी इन्होंने कहा 40 साल से एक नून लीग के एक बंदे ने ट्वीट की कि मरियम नवाज साहब पानी में थी, और उन्होंने बोला कि 38 साल पहले नवाज शरीफ साहब भी पानी में थे, तो उन्होंने अपने बाप की लेगेसी बरकरार रखी। तो वाकई लेगेसी बरकरार रखी कि ना उस वक्त सैलाब के लिए कुछ किया गया कि इंसान कोई प्लानिंग करता है, कोई सब चीजें वो होती हैं, बेटी भी उसी पानी में है। तो ये इनके हिसाब से लेगेसी है। बात वही है कि ये कोशिश क्यों नहीं करते अपना दिमाग खोलने की कि इनको बातें समझ में आ जाए। बाकी रहा सिंध में आपने देख लिया, जिस वक्त जहां पर अर्बन फ्लडिंग आई थी, एक वजीर ने कहा था ये चांद की तारीखों की गलती है कि चांद की तारीखों में जो समंदर में मद्दोजर पैदा होता है उसकी वजह से ये पानी यहाँ पर था। दूसरे ने कहा, वो तो हमारे जय्यद वजीर है यहाँ के, उन्होंने कहा कि अगर बारिश वक्फे से होती तो ऐसा ना होता। तो बस अभी मैं आपसे यही अभी बात चल रही थी, अभी हम लोगों की मीटिंग भी है। जो 2022 में सैलाब आया उसमें हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जितने भी काम किए, हालांकि उसके प्रोग्राम्स भी थे, हामिद मीर साहब भी आए थे, वो सब हम लोगों ने अपने आप उस मदद के तहत किया। अभी भी आज हमारी मीटिंग है और हम यही कर रहे हैं कि भाई वहां पर जाकर जो पहले चीजें, ये सब चीजें वो देखने की, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो मदद नहीं मिलेगी। आपके पास आधा मिनट हो, अमीर अब्बास साहब भी बैठे हैं, कि 2022 का जो सैलाब था, मैं उस वक्त बेनजीर इनकम सपोर्ट और ये तमाम उसकी कमेटी की चेयरपर्सन थी। 1.5 साल मैं पूछती रही कि वो पैसा मुस्तहकीन तक कैसे गया, वो मुझे नहीं पता चला। साहब NDMA के उनको बुलाया, 2 दफा नहीं आए, तीसरी दफा अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया
और उनको बुलाया, और जब उनसे पूछा मैंने कि भाई आगे भी, तब 2023 हो गया था, कि ये आगे बारिश की मतलब ये प्रिडिक्शंस वगैरह हैं, तो आपने क्या किया? तो उनका जवाब सुन के मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपना सर दीवारों में मारूं। जवाब क्या था? उन्होंने कहा हाँ, लास्ट टाइम जो हमें इमदाद मिली थी तो वो ऐसी चीजें थी जो यहाँ के लोकल लोग नहीं खाते। अब हमने एक लिस्ट बनाई है और जो मुल्क इमदाद भेजते हैं हमने वो लिस्ट उनको दी है कि यहाँ पर लोगों को ये चीजें चाहिए। और बस उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही और मीटिंग डिसमिस कर दी मैंने कि अब क्या इनसे बात की जाए, बजाय वो प्लानिंग बताने के जो इमदाद आनी है उनकी लिस्ट वहाँ पर मुल्कों को शेयर कर रहे थे। तो यहाँ पर यही बात है कि जैसे कल सीएम साहिबा का बयान था, सीएम साहिबा का बयान था कि लोग महफूज मुकामात पर चले जाएं। बीबी महफूज मुकाम पर इस वक्त जाती उम्रा ही है पंजाब का, कहाँ चले जाएं? क्या हुकूमत ने कुछ किया? अभी वजीराबाद में जो सारा वो उन्होंने वो किया था कि फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए थे, उनके जाने के बाद सब कुछ उठा के रख दिया, उसकी सारी जो वीडियोस और फुटेजेस हैं वो उस पे वो है। तो बाकी ये हुक्मरान, बस क्या कहूँ मैं, वो कहते हैं ना कि बस इसके आगे मेरे पास कोई इतने अच्छे अल्फाज नहीं है जो मैं बोल सकूं। जी, शहर कायद के ये मनाजिर तो मैंने खुद विटनेस किए हुए हैं ना, जिस तरह वहाँ पर पानी भर जाता है सड़कों पर और लोग अपने अपने दफातर में महसूर होकर रह जाते हैं और वहीं पर उन्हें रातें भी गुजारनी पड़ती हैं, दिन तो वो मुलाजमत कर ही रहे हैं। अमीर अब्बास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सायरा जी उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अमीर अब्बास साहब, सायरा जी गुफ्तगू आपकी जानिब लाई थी, आप उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हर सैलाब के बाद, जैसे अभी सारा जिक्र कर रही थी 2022 की बारिशों और सैलाब के बाद जो सिंध ज्यादा इफेक्ट हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान गया, $30 बिलियन के नुकसान का तखमीना लगाया गया। जो घर डूब गए थे, एक इदारा कायम किया गया सिंध के अंदर ताकि नए घरों की तामीर की जा सके। उस इदारे ने पूरी दुनिया की जो डोनर्स एजेंसीज हैं उनके साथ राब्ते किए कि आप हमें डोनेशन दें। कुछ फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे दिए, कुछ सिंध गवर्नमेंट ने दिए, वहां इन्होंने कुछ घर बनाए और आप देखें कि अब फिर सैलाब आ गया। अब अगर खुदा न खास्ता ये पानी अगर सिंध में जाके दोबारा उसी इलाके के अंदर तबाही बर्पा करता है, तो जो घर अभी 2022 में जिनकी बुनियादें और छतें तक नहीं वो घर पहुंचे, अगर वो फिर इस पानी में बह जाते हैं तो इसका मतलब है आप एक विशियस सर्कल में इस कौम को लेकर चल रहे हैं ना, कि हम तामीर करते हैं, सैलाब आता है बर्बाद करता है, हम बनाते हैं, सैलाब आता है बर्बाद करता है, हम पुल बनाते हैं वो बर्बाद करता है, हम सड़कें बनाते हैं वो बर्बाद। बदनसीब लोग हुक्मरानों, तुम्हें यह समझ क्यों नहीं आ रही कि तुमने डैम बनाने हैं, तुमने मसनूई झीलें बनानी है, तुमने हेडवर्क्स बनाने हैं, तुमने बराजेस बनानी है, तुमने दरियाओं के रास्तों को क्लियर करना है, तुमने सीवरेज और सैनिटेशन का निजाम बनाना है, ताकि अगर कोई बहुत बड़ी कुदरती आजमाइश आ जाए तो उसका नुकसान जो आज है, इस नुकसान को 80%, 85% कम से कम किया जा सके। आप दस फरमा रहे हैं, ना सिर्फ इतना बल्कि मजीद प्लांटेशन करने की भी ज़रूरत है ताकि किस्म की नागहानी आफतों से बचा जा सके। हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करनी है, मगर इसी मौजू पर हम आगे चलकर भी बात करेंगे, तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और बारिशों का ये सिलसिला कहा जा रहा है कि मज़ीद एक और हफ्ता इसी तरह से जारी और सारी रहने वाला है। जहां हम लोगों की बात करें तो लोग परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं, अपने घरों को छोड़ रहे हैं, नकल मकानी कर रहे हैं। आखिर ये मौसम इस तरह मज़ीद कब तक रहेगा और KP, पंजाब और सिंध में क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है? इसी पर बात करने के लिए क्लाइमेट एक्सपर्ट डॉक्टर ज़ैनब नईम ने हमें ज्वाइन किया। ज़ैनब, आपको खुशामदीद कहूँगी। अब आप मुझे ये बताएं कि ओवरऑल जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हम इस वक्त देख रहे हैं, मुझे बताएं कि इससे पहले भी सैलाब आ चुके हैं और हमारे साथ आपसे पहले अमीर अब्बास भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अगर आप 1950 के बाद से देखें तो कई सैलाब आए हैं पाकिस्तान में, लगभग 40 के करीब सैलाब आए हैं, यानी कि हर 2 से ढाई साल बाद इसी किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो आप मुझे बताएं कि जब ऐसा होता ही चला आ रहा है तो हम कोई इसका सदेबाब कर क्यों नहीं सके? क्या वजूहात हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो इस दफा सिचुएशन हुई है ये पहले कभी भी नहीं हुई और उसकी मिसाल ऐसे है कि इस दफा मानसून सीजन जून में दाखिल हो गया और उससे पहले जो गर्मी पड़ी वो नमी वाली गर्मी थी, जिसकी वजह से आपकी ग्लेशियाई झीलें फटना शुरू हुई। उसके साथ साथ उन इलाकों में क्लाउड बर्स्ट जैसे मामला हमने देखे, फिर हमने अर्बन फ्लडिंग देखी, फ्लैश फ्लड देखा और अब हम दरियाई सैलाब देख रहे हैं, जो कि हर दफा का मामूल है, ये कोई नई बात नहीं है। वहां भी बारिशें होती हैं, फिर आबी जारियत भी आप इसको कह सकते हैं, तो वो होता है।
ये सिचुएशन पहले कभी भी नहीं हुई कि इतने सारे डिजास्टर्स हम लोगों ने इकट्ठे एक साथ देख लिए, और अभी मुसलसल डिजास्टर बढ़ रहा है, और इसके बाद वाला जो साइलेंट डिजास्टर होना है बीमारियों का, फिर सर्दी शुरू हो जाएगी, फिर और फसलें तबाह हो गई, दैट इज अनदर डिबेट। तो इसको मैं फ्लड सुनामी कह रही हूँ, और ये पिछले किसी भी सैलाब से कंपैरिजन इसका नहीं किया जा सकता। ये इतना बड़े लेवल पे डिजास्टर है, और हमारी मिस प्लानिंग यहाँ खुल के सामने आ रही है, जो कि दरियाओं के रास्तों में सोसाइटीज हमने बनाई हुई है। रावी के गिर्द क्या हो रहा है आप देखें, और हमने कोई कानून का निफाज नहीं किया हुआ। रिवर ड्रेनेज एक्ट मौजूद है पंजाब का, केपी में मौजूद है कि आप नई फ्लड प्लेन पे इंक्रोचमेंट कर सकते हैं, उसके बावजूद एनओसी इशू होते रहे, और हम देख रहे हैं कि अब क्या तबाही हो रही है। जी ठीक है ज़ैनब, सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे बताएं कि ये जो मौसमियाती तब्दीली है, ये जो बारिशें हैं, ये जो दरियाओं में तौग़यानी है, ये मज़ीद कब तक इसी तरह रहेगी? और कहा यह जा रहा है कि रावी में आने वाले दिनों में मज़ीद पानी का बहाव बढ़ जाएगा। सतलुज को भी हाई अलर्ट किया गया है। चनाब की सूरत हाल आपके सामने है, मुझे बताएं कि कहीं इसमें ठहराव आने वाला है या ये सिर्फ बढ़ता ही चला जाएगा? देखिए, ठहराव जाहिर है, दरिया है, उसके बहाव में ठहराव आता है जब पीछे बारिशें कम होंगी इंडिया वाली साइड पे, और बारिशें यहाँ पे भी थोड़ी रुक जाएंगी। जब वो स्पेल कम होगा तो दरिया ये उतरता चढ़ता रहेगा, ये मसला नहीं है। मसला जो आपका पहला सवाल है वो मसला है कि ये मौसमियाती तब्दीली से तबाहियां तो बढ़ती जाएंगी। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट में ये सब कुछ जिक्र है कि अगर आपका दुनिया में क्लाइमेट जो है वो टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया तो उससे दुनिया क्लाइमेट ब्रेकडाउन पे पहुंच जाएगी, यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, और फिर ये इमरजेंसी पूरी दुनिया में लग सकती है। तो हम, मेरे ख्याल से हमारे जैसे मुल्क तो क्लाइमेट ब्रेकडाउन देख ही रहे हैं, और आपके राइट विंग गवर्नमेंट है दुनिया में जो रेडी नहीं है आपको सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बेसिस पे हो या वो क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन हो, क्योंकि दे आर बाउंड टू पे अस, और वो हमें नहीं कर रही। तो ये बहुत बड़ी, हम एक इमरजेंसी में आ चुके हैं अगर, और हम अपनी पॉलिसी में भी साइंस को ना कनेक्ट कर रहे हैं, ना हम क्लाइमेट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये तो बड़ी आइडियल सी बातें हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल तो हमें अपना दिफा कैसे करना है, हम इस नहज पर मौजूद हैं और हम ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन ज़ैनब, मैं एक छोटी सी बात जो आपसे जानना चाह रही थी वो यही थी कि इसमें कहीं ठहराव आएगा, ये रुकेगा या नहीं। आपने मुझे कहा कि होता है, रुक जाएगा जब बारिशें कम होंगी, वी ऑल नो दैट, मगर आप क्योंकि क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, आप मुझे ये बताएं स्टैट्स देखते हुए कि क्या ये जो अभी सूरत हाल है ये मजीद ख़राब होने जा रही है आने वाले वक्तों में? आने वाला एक हफ्ता वो किस तरह का होगा? क्या तबाही कम होगी या ज़्यादा होगी? दिस वॉज माई क्वेश्चन, कैन यू एड्रेस दैट? जी, 15 सितंबर तक मानसून के स्पेल्स हैं, और अभी भी पंजाब में भी आपको भी पता है बारिश कुछ जगहों पे मुसलसल हो रही है और कुछ जगहों पे मजीद प्रिडिक्टेड है बारिश। तो ये डिजास्टर में ऐड ऑन करेगी, ये मसला बिगड़ेगा, सैलाब बिगड़ेगा, क्योंकि भारत की तरफ से भी पानी के रेले, अभी आपसे बात करते हैं कुछ देर पहले ही रेले जो है वो मजीद एंटर हो रहे हैं, और अगले कुछ इलाकों में और एंटर हो जाएंगे। बंद तोड़े जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स तोड़े जा रहे हैं शहरों को बचाने के लिए। तो ये सिचुएशन अभी खराब होगी। 15 सितंबर तक तो हम ये इमरजेंसी देखते रहेंगे। काबिल एहतराम आप फरमा रही हैं कि मैं तो आपके पास सवाल लेकर आ रही थी, लेकिन आपने कहा कि मेरे से सवाल ना करें, क्योंकि डॉक्टर ज़ैनब एक इंतहाई अहम खातून है, इनकी मेहरबानी है, ये हमारे दोनों के प्रोग्राम में आ गई हैं, शुक्रिया इनका। डॉक्टर ज़ैनब साहब, मैं अपना वक्त आपको देना चाहता हूँ और आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने यहाँ ये जो बात की दरिया के पेट में सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, एग्री हो, आपने फरमाया सोसाइटियों में अब सैलाब आ गया, बीमारियां हैं और दीगर हवालों से जो आपने बात की, इमरजेंसी में हम आ चुके हैं। मैं यहाँ तक भी आपसे एग्री हूँ। पूछना आपसे काबिल एहतराम ये चाहता हूँ, आप अगर अरबाब इख्तियार में शामिल हो, मुक़्तदर शख्सियात में आपका शुमार हो, तो इस सैलाबी सूरत हाल पर आप कहाँ से, हाउ टू स्टार्ट, आप पहला 1 2 3 स्टेप जो लेंगी वो क्या लेंगी? देखिए, इस सैलाबी सूरत हाल में डिजास्टर हमारे सर पे पड़ चुका है, तो रिलीफ और रेस्क्यू के ऑपरेशन ही किया जा सकता है ना, इसके अलावा हम अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, जब सैलाब उतरता है तो हमें देखना है कि हमें ड्रेनेज को कैसे इंप्रूव करना है, हमें शहरों को कैसे रिजिलियंट बनाना है, हमें इंक्रोचमेंट्स को कैसे कंट्रोल करना है, हमें अडेप्टेशन को डिस्ट्रिक्ट लेवल से कैसे शुरू करना है, और हमें किस तरह से कैपिटल अपने मुल्क में नेचुरल कैपिटल को बढ़ाना है, फॉरेस्ट गवर्नेंस को बढ़ाना है। ये सारे मामला तो जब ये डिजास्टर से निकलेंगे तो
हम कुछ कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ रिलीफ और रेस्क्यू ही है, इसके अलावा तो आप कोई हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती अभी। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब, इन्होंने जो बातें लिखी हैं इनके निकात आप दर्ज कर लें, क्योंकि आपने ये सीएम साहिबा को बाज़ाब्ता तौर पर बजाते खुद पेश होकर देने हैं कि आपने क्लाइमेट एक्सपर्ट से ये सवाल किया, उन्होंने आपको ये बताया मैडम सीएम ये इन निकात पर काम कर लें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये पहली बारी में किए जाने चाहिए। भाई इन्होंने तो मुझे बताया ही कुछ नहीं, उन्होंने कहा नथिंग, आपने गौर ही नहीं किया उनकी बात पे। मैंने सारी बातें सुनी, उन्होंने कहा रिलीफ एंड रेस्क्यू होना चाहिए, ड्रेनेज पे उसके बाद काम होना चाहिए, इंक्रोचमेंट का खात्मा भी करना होगा। भाई कह रही हैं सैलाब के बाद, क्यों जी डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं? यही फरमाया, मैंने गौर से सुना है, मैंने लिख भी लिया। सलमान आबिद साहब की भी एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें। सलमान आबिद साहब, आप बताना चाहेंगे? बात यह है कि डॉक्टर ज़ैनब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस वक्त तो हमें सिर्फ रेस्क्यू की तरफ तवज्जो देनी है ना, लेकिन प्रॉब्लम यह है जो बात मैंने अभी शुरू पहले उस सेगमेंट में कही कि आपके वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने एतराफ़ किया कि 2022 के बाद का जो सैलाब था उसके बाद जो हमें इक़दाम करने थे वो हम नहीं कर सके। अब ये जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बातें हो रही है, मौसमियाती तब्दीलियाँ, कुदरती आफात, इसका क्या आपके पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान है? क्या आपके पास कोई मिड टर्म प्लान है? क्या आपके पास कोई शॉर्ट टर्म प्लान है? क्या इसमें वफाकी हुकूमत का क्या कंट्रीब्यूशन होगा? इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स क्या करेंगी? इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या करेंगी? इसमें क्या लोकल गवर्नमेंट्स के सिस्टम्स होंगे? किस तरीके से हमने इन चीज़ों को डील करना है? और ये जो भी बात इन्होंने डॉक्टर साहब ने की कि कानून तो मौजूद है, अब इस कानून की जब वायलेशन होती है उसमें कोई एक फ़र्द तो इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है, उसमें आपके हुक्मरान जमातें भी शामिल हैं, उसमें आपके बड़े बड़े ताकतवर शख्सियात और माफियाज भी शामिल हैं। तो अब आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, मौसमियाती तब्दीली को बुनियाद बनाकर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर आएँ और उसके ऊपर फिर आप सख्तगीर इक़दाम करें, कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, कोई पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ ना करें। कोई आपके लिए अच्छा है तो उसके लिए एक और पॉलिसी है, कोई आपके लिए बुरा है तो उसके लिए एक और पॉलिसी है। आप एक जैसी पॉलिसी के साथ, जैसे दुनिया ने क्लाइमेट चेंज को डील कर रही है, आपको भी इसको अपनी तरजीहात का हिस्सा बनाना होगा। अगर हम इसको अपनी तरजीहात का हिस्सा नहीं बनाएंगे और जब सैलाब हमारे सर के ऊपर आके खड़ा हो जाएगा, कोई हमारे सर पे डंडा मारेगा तो हम एक रिएक्शनरी पॉलिसी के तहत जाके खड़े हो जाएंगे। इससे मसले हल होने वाले नहीं है। आपको इसके लिए एक लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए हमें वफाकी, सूबाई और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर कैसे इकदाम और किन किस्म के ऑपरेशन की जरूरत है। बात तो बड़ी खूबसूरत कर रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि तमाम जमातों को एक पेज पर आना होगा। ठीक है, आपके अपने अपने इंटरेस्ट होंगे, लेकिन आप मुल्की इंटरेस्ट में इकट्ठे होकर इसका हल निकालें। हम कहते हैं कि भारत के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का अभी तक कोई खास बंदोबस्त नहीं है, तो फिर अभी नहीं है तो फिर कब करना है? पानी तो भारत आपके ऊपर छोड़ी जा रहा है, आबी जारहियत करी जा रहा है, आपने इस पर क्या करना है? सवाल ये पैदा होता है। आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है पीडीएमए की तरफ से कि 70,000 क्यूसेक का रेला अभी दाखिल होना है, उससे किस तरह निपटना है आपने, उस पर काम करें। मैं अभी एक ब्रेक पर जा रही हूं, जिसके बाद मैं वापस आऊंगी तो मेरे साथ रिपोर्टर्स मौजूद होंगे, वो उन इलाकों में मौजूद हैं जहां पर पानी दाखिल हो गया है। तबाहकारियां हम तो देख ही रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे। कहीं मत जाइए, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद और सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा आप सब खुद से ले रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई जगह नहीं ऐसी दिखाई दे रही जहां पर पानी मौजूद नहीं है, सिवाय बलूचिस्तान के, जहां पर तो पानी सिरे से ही नहीं है ना, उससे पहले भी नहीं था। लेकिन मैं भी आपको ये बता दूं कि हमारे रिपोर्टर्स कुछ ऐसे इलाकों में मौजूद हैं जहां पर तबाही वो अपनी आंखों से विटनेस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, मोइन नज़र हमारे नुमाइंदे बाबू साबू के करीब मौजूद है, जहाँ तलत पार्क है, और वासिफ महमूद गंडा सिंह के मकाम पर मौजूद हैं, जिसको कि हाईली थ्रेटेंड डिक्लेयर किया जा रहा है। हम अपने रिपोर्टर से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के लोगों का क्या कहना है इस सैलाबी सूरत हाल पर। तो सबसे पहले मैं रुख कर लेती हूँ मोइन अजहर साहब का। मोइन अजहर, मुझे बताएं कि आप बाबू साबू के करीब मौजूद हैं, यहाँ पर आप क्या मनाजिर देख रहे हैं? इलाका मकीन जो है वो अपने घरों से बाहर आ गए हैं, और मैं इससे पहले भी विजुअल्स देख रही थी जहाँ पर घर पानी में डूबे हुए थे। मुझे बताएं कि यहाँ के लोग आपको क्या कह रहे हैं इस बारे में। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तलत पार्क और अली पार्क के दरमियान में। ये इलाका समझे मोटरवे से बिल्कुल साथ ही है, लाहौर के साथ ही बिल्कुल करीब है। यहाँ पे जब मैं आया और यहाँ आने के बाद मैंने जो सूरत हाल देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मुझे ये महसूस हुआ कि मैं किसी दोज़ख में आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ 7-7, 8-8 फुट पानी जो है लोगों के घरों के अंदर मौजूद है, और लोग जो हैं वो किनारों में बैठ के वो ये देख रहे हैं कि जी वो उनका पानी जो है उनके घरों में है, और वो जा नहीं रहे, इसलिए कि वो कहते हैं कि अगर पानी
पानी नीचे गया तो उनके घरों से लोग सामान चोरी करके ले जाएंगे। बहसीयत माशरा हमारा ये इस हद तक ये अलमिया है कि लोग शदीद परेशानी और तकलीफ में भी नहीं जा रहे। ताहम मैंने जिस वक्त लोगों से बात की तो उन्होंने कहा इंतजामिया की तरफ से सिर्फ फोटो सेशंस हो रहे हैं, यहाँ पे किसी वक्त उनको बाबू साबू बुला के जो कैंप लगाया जाता है, तस्वीरें बनाई जाती है। आपके पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे बात करें, इनसे पूछें कोई हुकूमती नुमाइंदा इनके पास आया अभी तक? पूछिएगा जरा। जी बताएं। जी इधर राना मशहूर साहब खुद आए थे, कल इधर का विजिट करके गए हैं। उसके बावजूद भी इधर की जो सिक्योरिटी है वो हमें कोई तोहफ़्फ़ नहीं दे रही। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इधर की आवाम का कुछ सोचें। अगर हमने जगह इधर ली है तो पहले रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं, 1.5 लाख रुपया 2 मरले का ले रहे थे। उस वक्त ये गवर्नमेंट किधर थी? उस वक्त क्यों नहीं कहा कि इधर आप जगह ना लें? जी हमारे साथ एक और साहब मौजूद है, उसके जो अस्सलाम वालेकुम सर, इन्होंने कुछ भी नहीं हमारे लिए किया। जो 1122 वाले थे उन्होंने कोई आसरा किया है ना, कोई खाने का ना पीने का, सब बेघर हुए हैं। कोई कहीं के चले गए, कोई कहीं चले गए। ये अपना ढिड के सोच रहे हैं ना, अभी जो फंड बाहर से मिलेगा हम खाएंगे तो खा लें, जितना खाना है खा लें। एंड पे क्या लेके जाना है? एक गुनाहों की गुटड़ी लेके जाएंगे, एक चाइयों की, जिसका पल्लू भरा होगा उस पास से इन्होंने जाना है। कह रहे 3000 एकड़ जमीन। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं जो हम उनसे बात करते हैं, वो आपको बताएंगे कि यहाँ सूरत हाल क्या है। ये बताएं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। इमदादी कामों का ये है कि 3-4 दिन से हुकूमत अलर्ट कर रही थी कि अब यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा बहाव है, पानी आ रहा था। उस टाइम गवर्नमेंट की कोई मशीनरी नहीं आई, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई ताकि ये इतना हैवी सिस्टम नहीं है। जो पानी लीक हुआ ना, इस एरिया को पानी का बिल्कुल भी खतरा नहीं था क्योंकि नॉर्मल बंद थे। अगर हुकूमत की 3-4 अदद क्रेनें आई थी ना इस टाइम, तो 2 दिन जैसे 3 दिन पहले अलर्ट कर रहे थे, तो ये बंद पानी एक कतरा भी इधर नहीं आना था। इनकी कोताही तब मशीनरी आई है जब सारा पानी आबादी में दाखिल हो गया। मैंने अपनी तहत, मेरे पास ट्रॉलियां थी, लोडर था, मैंने अपनी तहत अपना घर सारा बंद किया। मेरे घर में एक कतरा पानी का नहीं गया क्योंकि मैंने खुद किया है। अगर ये गवर्नमेंट की मशीनरी वासा, इधर कमिश्नर साहब आए हैं, एसी साहब आए हैं, जितने भी आला काम आए हैं, सब ने फोटो सेशन किया है कि यार 4 डंपर आ गए हैं और 3 मशीनें आ गई हैं। कुछ नहीं है, टप्पा नहीं लगाया। अगर इनकी मशीनरी ये पूछें कि ये रातों को सोने के लिए कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैं जो मनाजर आपके बैकग्राउंड में देख रही हूँ, मुझे तो घर पानी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये अपने घरों में जा सकते हैं। ये कहाँ सो रहे हैं? और दूसरा, इनको फौरी तौर पर क्या चाहिए हुकूमत से? हम बस सड़कों पे सो रहे हैं। कहाँ सोना है? सड़कों पे कोई जगह नहीं है, बस सड़कों पे रह रहे हैं। बाहर मोटरवे पे चले जाते हैं, इधर आ जाते हैं, बस इस तरह। कोई चीज़ नहीं है, कोई खैमा नहीं है। खाना दे रहे हैं जी, वो बात सच है, खाना वो दे रहे हैं, रैश नहीं दे रहे, कोई चक्कर नहीं ऐसा है। ये हुकूमत की लापरवाही। ये जो मेट्रो सिटी बनी है उन्होंने अपना बंद पक्का किया है, पत्थर लगाया है, सारा पानी का रुझान इस साइड पे आ गया है। हुकूमत को भी ये चीज़ मालूम है कि उस साइड काम हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गई है, काम उधर बंद पक्का हो गया। सारा बरान हमारी तरफ से मेट्रो सिटी का बरान। ठीक है मोइन, हमारे साथ शहजाद भट्ट साहब, सलमान आमिर साहब भी मौजूद हैं, उनके पास भी सवालात हैं। मैं चाहूंगी कि वो सवालात शामिल कर लें। अच्छा मोइन नज़र साहब, अगर आप जरा ये इनसे पूछें कि ये जो इस वक्त उनको बुनियादी चीज़ें क्या दरकार हैं जो इस वक्त उनकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। यानी जैसे उन्होंने कहा कि खाना तो पहुंच रहा है, लेकिन वहाँ तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ भी पैदा हो रही होंगी और किस किस्म के मसाइल हैं उनको, तो उनको किस किस्म की फौरी ज़रूरत किन चीज़ों की है? यहाँ पे हूँ, खाना पीने की कुछ सामान जो है मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो फराहम कर रही हैं, और कुछ लोगों ने कहना है कि हुकूमत की तरफ से भी कोई खाने पीने का सामान जो है। ठीक है, मोइन नजर का पॉइंट आ गया, खाना पीना फराहम किया जा रहा है, लेकिन रिहाइश के लिए वही मोटरवे जिसकी हमने बड़े चर्चे सुने थे, यहाँ पर स्पीड से गाड़ियां गुजरती हैं, आज वहां पर लोग उसी रफ्तार से भाग कर सोने की जगह तलाश कर रहे हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप हमारे साथ वासिफ महमूद भी मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। जी मुनीज़े, आप ठीक फरमा रही हैं। मोइन की जो गुफ्तगू थी वो भी बड़ी सॉलिड थी, लेकिन मैं वासिफ महमूद साहब आपसे ये बात जानना चाहता हूं कि डीजी जो पीडीएम में इरफान अली काटिया है, उन्होंने हमसे जब बात की है तो उन्होंने कहा कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। पाकिस्तान आर्मी ने भी मिसाली तावन किया है, 800 से ज़ायद किश्तियाँ चल रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप इस वक्त मेरे इत्तला के मुताबिक गंडा सिंह पर मौजूद है और यहाँ 3.25 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। आपको कुछ नजर आ रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन? यहाँ सूरत हाल क्या है? प्लीज आगाह करें मेरे नाजरीन को।
बट साहब ये पीडीएम में हुकाम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 3 दहाइयों के बाद इतना बड़ा सैलाब हमको ख़ास तौर पर ये दरियाए सतलुज में देखने को मिला है। कल जो 3,79,000 के करीब क्यूसिक पानी यहाँ से गुजरा है और अभी तकरीबन 1 लाख क्यूसिक पानी नीचे आ चुका है, लेकिन इतनी बुरी सूरत हाल है कि बयान नहीं की जा सकती। लोग अपने एक तो कहते हैं ना कि जो हमारे दही इलाके हैं वो इतने पसमानदा हैं कि शहर के लोग जो उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन जब ऐसी सूरत हाल बनती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी बेचारों की क्या सूरत हाल बनती है। शहरों में तो है कि लोग अपने किसी अजीज़ के घर में चले गए या कहीं शादी हॉलों में बैठ गए, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल है जो कि यहाँ पर तलवार चेक पोस्ट के पास बना हुआ है। वहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों को भेड़ बकरियों की तरह घुसेड़ा हुआ है अंदर, और वहाँ पे जिस तरह की सूरत हाल है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर देहात में वैसे भी बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं और मुजी जानवर वैसे भी यहाँ पर जगह जगह में देखने में मिलते हैं। तो यही सूरत हाल ये बनी हुई है। मैंने अभी जो रेस्क्यू के हुकाम है उनके साथ दरिया के अंदर गया, दरिया के पार जो मुख्तलिफ देहात बने में 34 से 35 देहात इस वक्त मुकम्मल तौर पर दरिया में डूबे हुए हैं। और मैं आपको एक तो थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ कि मेरे कई जगह पे जो सबसे कम पानी है वो भी मेरे ये कंधे से ऊपर का पानी है, और वहाँ पे कई लोग अंदर बैठे हुए हैं जो कि बाहर आने को तैयार ही नहीं है। उनका ये कहना है कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, पुलिस की नफरी यहाँ पे मौजूद होती नहीं, और जिस तरह के हमारा माशरती रवैया है, मकान खाली छोड़ के जाएंगे, पीछे चोरियाँ हो जाएंगी। वहाँ पे छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चे वालिदैन अपने पास उस सैलाबी इलाके के अंदर लेकर बैठे हुए हैं। और जब उनसे मैंने पूछा है कि आप बाहर क्यों नहीं जाते, तो उनका ये कहना था कि जो बाहर इमदादी कैंपों के अंदर सूरत हाल है उससे बेहतर है कि वो अपने घर के अंदर ही बैठ जाएं। अच्छा, और वहाँ पे उन्होंने कुछ ज़ख़ीरा भी किया हुआ खुराक का। वासिफ ये बताएं, आपने बताया जैसे कि एक स्कूल के अंदर बहुत सारे लोगों को रखा गया है, तो क्या वहां पर खुराक उनको प्रोवाइड की जा रही है बुनियादी तौर पे 3 टाइम? देखें, अगर मैं यहाँ पे तारीफ करूँ जो हमारी निजी जो NGOs है, ख़ास तौर पर उसमें जो खिदमत फाउंडेशन है या मुस्लिम लीग मिली मुस्लिम लीग है, उनके कारकुनान या दीगर NGOs के कारकुनान हर जगह मौजूद हैं। वहाँ पर वाफर मिकदार में लोगों को खाना फराहम किया जा रहा है, और मैंने नहीं यहाँ पे सुना किसी से कि उनको खुराक की कमी हुई है। ख़ास तौर पर जो रेस्क्यू 112 के लोग हैं हमारे साथ सिंह के मकाम से मौजूद थे, हम अपडेट कर रहे थे। मोइन अजहर हमारे साथ बाबू साबू से मौजूद थे। बाज़ाब्ता तौर पर शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने भी कल रूडा का विजिट किया है, मैं भी रावी पर गई थी, हमने ये मनाजिर देखे हैं। खिदमत मराकज़ कायम किए गए हैं और अल-खिदमत की जानिब से भी फलाही कैंप्स लगाए जा रहे हैं जहाँ लोगों को खाने फराहम किए जा रहे हैं, अद्वियात फराहम की जा रही हैं। लेकिन मेरी गुजारिश यही है हुकूमत वक्त से कि अब नहीं तो कब आप सबको अवाम की खिदमत के लिए बाहर निकलना होगा। वो जो अवाम के वोट से नुमाइंदे मुंतखब होकर आकर ऐवानों में बैठे हैं, प्लीज़ अपने घरों से बाहर निकलें और लोगों के पास जाएं, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि उन्हें क्या परेशानी है, क्या वो खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर तो नहीं है, क्या उनके बच्चे भूखे तो नहीं सो रहे। ये वो सवालात हैं जो आपसे रोज़े महशर पर तो पूछे जाएंगे, लेकिन आज अगर आप उन्हें एड्रेस करते हैं, इन लोगों के मसाइल हल करते हैं, तो आप उनके लिए भी दुनिया में आसानी पैदा करें और अपने लिए आखिरत में आसानी पैदा करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।